सो स्टूडेंट वेलकम। थोड़ी लेट हो गई टेक्निकल एरर की वजह से, कुछ एडजस्टमेंट स्क्रीन एडजस्टमेंट एंड ऑल करने में। सॉरी फॉर डिले। सो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, हमारे सिलेबस में है यूनिट 1। ये है सेमेस्टर 2 फिजिकल केमिस्ट्री। और अभी तक हम लोग यूनिट 1 फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है फंक्शन क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होंगे, कैसे उनको डिफाइन करेंगे, कैसे ऑपरेटर्स निकालेंगे और कौन से फंक्शन हमारे वेल बिहेव्ड होंगे, वेल बिहेव फंक्शन क्या होता है। इस चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ क्लास में देखा है। और फिर उसके बाद हमने यूनिट 2 में स्टार्ट किया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कॉमन सिस्टम सिंपल सिस्टम्स के लिए कौन कौन से सिंपल सिस्टम के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, जिसमें अभी तक हम पढ़ के आए हैं बीएससी थर्ड ईयर तक। जैसा मैंने बताया था, ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशन, फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इतने सिंपल प्रॉब्लम के लिए हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ये पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, ये करके बीएससी थर्ड ईयर में डिटेल में आए हैं और चीज़ों को समझते हैं कि कैसे क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं पोजीशन के, मोमेंटम के, ये चीज़ें करके आए हैं। और उसकी समरी मैंने क्लास में आप लोगों को थोड़ी बताई है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, जो अभी हमने यूनिट 2 के ए पार्ट में पढ़ा था, हमने वाइब्रेशनल मोशन के लिए 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम को किया है हमने, और उसे हमने हार्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और डिफरेंट थोड़ा उसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जाएंगे कमिंग लेक्चर्स में। जैसे इंट्रोडक्टरी ये रहे क्या है कि हम जानते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहां एच क्या है, हैमिल्टोनियन है, मतलब ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी भी सिस्टम के लिए हमें सिंपल सिस्टम, जो हमारे पास 4 एग्जांपल हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मोशन और हाइड्रोजन लाइक एटम में, यही हम पहले सर्च करते हैं। लिखने का तरीका है कि पहले हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लिखने की यही कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम जानते हैं, H लिख सकते हैं h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, ठीक, पाई स्क्वायर m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर। 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और उसमें अगर रहेगा डेल 2 प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल y स्क्वायर 2 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में तो z कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा, ठीक। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी अंडर ब्रैकेट साई इज इक्वल टू ई साई। ये कॉमन तरीका है।
अब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी ही देखते हैं किसमें कौन से सिस्टम में क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, टू डायमेंशनल बॉक्स और रोटेशनल वाइब्रेशन मोशन में। तो रोटेशनल मोशन के जो वाइब्रेशनल मोशन का मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब अगर एक स्प्रिंग है, ये बताया गया है आपको, एक स्प्रिंग ले लेते हैं अगर के लिए, ठीक, और एक कोई मास m इस पे हैंग है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0। अभी कोई डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं है, लेकिन किसी ने एक फोर्स से इसे खींचा, स्मॉल डिस्टेंस x, मतलब ये स्ट्रेचिंग कर दिया इसका, ये आ गया ये, तो यहां से अब ये आ गया x, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x, इसको कहते हैं स्ट्रेचिंग हो गया। और इसी के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो ये यहाँ नहीं रुकेगा, ये ऊपर की तरफ थोड़ा है, तो क्या कंप्रेशन हो गया, मतलब थोड़ी स्प्रिंग ये कंप्रेस हो गई। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, इससे x दूरी अब चला गया, ठीक। डिस्टेंस एसिमेट्रिक लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये लगभग बराबर होगा। अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेशन है तो, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है तो ये x, ठीक। यही तो पोटेंशियल एनर्जी इससे कैसे दिया जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर से, ये हम डिटेल में देख चुके हैं क्लास में। तो अगर हमको हैमिल्टोनियन लिखना है, अगर हमें हैमिल्टोनियन लिखना है इसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ए के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, जो स्टीफनेस बताता है स्ट्रिंग का, ये बताया है हमने आपको, ये ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं कुछ, इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये लिखा जा सकता है, ये आप अच्छे से समझते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इसके सॉल्व करने के तरीके को डिटेल में हम क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। करते क्या है कि इसको इसी इक्वेशन को अल्फा बीटा, जिस स्टेप में हम अल्फा बीटा मानते हैं, इसको अब सॉल्व करना है। तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई, इसको गुणा कर दिया, अंदर माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, इसको ऐसे रखते हाफ के एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का है कि अल्फा इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई, और बीटा इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर हाफ के, यही मानते हैं। यहां से बीटा को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा 2 पाई बाई एच अंडर रूट एम के, यहां से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि अब इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है ऐसे, ये तो सच ऐसे ही रह जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस
ये अगर अल्फा हो गया तो ये अल्फा साई हो गया, ये अगर बीटा स्क्वायर हो गया तो ये हो गया बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। दूसरे शब्दों में डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये x इसके साथ है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये x स्क्वायर साई है। ठीक, यहाँ पे इसके साथ x स्क्वायर, क्योंकि केवल उस बाहर वाले को माना है x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वेरिएबल चेंज किया है। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद इसको दूसरे वेरिएबल में ले गए, चेंज किया था। और क्या मान के चेंज किया था, यहाँ y इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा एक्स, y इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा एक्स। और इसको करके हमने देखा था कि ये डेल टू साई अपॉन डेल, अब ये y में हमने चेंज किया था y स्क्वायर और प्लस ये आया था अल्फा बाई बीटा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हम कर चुके हैं। ठीक, कैसे किया डिटेल में क्लास में बताया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस कोफिशिएंट इसके बगल में हटाने के लिए हमने ये सब किया है। ठीक, अभी ये अलग हो गया। तो अब एक स्टैंडर्ड या डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व किया गया था हम लोगों ने पहले कि लार्ज वैल्यू ऑफ y के लिए, जिसको हमने कहा था एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन है, मतलब व्हेन y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये क्या कैसा दिखेगा, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब y बहुत बड़ा हो गया, वेरी लार्ज, लार्ज नहीं वेरी लार्ज, व्हेन y इज वेरी लार्ज। पहले कंडीशन में हमने देखा था कि इफ एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, इसका देखा था एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन मतलब, एसिम्प्टोट मतलब इन्फिनिटी पर क्या सॉल्यूशन है उसका, y जब बहुत लार्ज है, y इज इक्वल टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तब केस में क्या हो रहा है। तो उस केस में हमने देखा था कि y जब बहुत बड़ा है, दूसरे शब्दों में y इज मच मच ग्रेटर देन अल्फा बाई बीटा। तो अगर y इससे बहुत बड़ा है तो ये तो बहुत बड़ा होगा, इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा, इस टर्म को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब जो जब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस के लिए ये जो होगा डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हम सॉल्यूशन जानते हैं। और इसका सॉल्यूशन होता है, इसका अगर किया जाए तो साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। और इसमें प्लस क्यों नहीं होगा और क्यों माइनस नहीं होगा, कौन सा होगा प्लस माइनस में कौन सा होगा, ये आपको बताया है क्लास में, रिवाइज कीजिए, पढ़िए। ठीक, क्यों कौन सा होगा, इसमें केवल माइनस वाला होगा, प्लस वाला क्यों नहीं होगा, ये आप अच्छे से समझते हैं, ये एग्जाम के लिए रखिए। ठीक, तो साई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये इससे केवल ये वाला सॉल्यूशन, प्लस क्यों नहीं होगा ये आपको जानना है, क्लास में बताया गया है। कुछ चीजें अपने लिए भी पर्सनल रखिए, एग्जाम में काम आ सकता है। तो साई इज इक्वल टू, अगर साई इज इक्वल टू, इसका मतलब एक सॉल्यूशन ये हो गया जब y बहुत लार्ज है, तो इन बिटवीन रेंज में जो एक सॉल्यूशन इसका लिखा जा सकता है एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन प्लस एक फंक्शन y, जिसको अभी हम निकालेंगे, वो भी y का फंक्शन, जैसे ये y का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। उसके बाद इसको लेकर हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, और एक हमने d2f बाई dy स्क्वायर
एक टर्म ऐसे करके प्लस 3 टर्म निकाला, एक में डी एफ बाई एक सेकेंड डेरिवेटिव एफ का, एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाई के और एक जीरो डेरिवेटिव। ठीक, 3 टर्म के सम के बराबर 0। ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव में जो कोफिशिएंट अल्फा बाई बीटा -1 रहा, सेकेंड जो जिसमें जीरो डेरिवेटिव है या फंक्शन का, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है केवल y के रिस्पेक्ट में, उसमें कोफिशिएंट रहा -2y। ठीक, और जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव y उसमें 1। तो इस वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने निकाला था, इसी को हमने कहा था हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। डिटेल में ये हम क्लास में कर चुके हैं, बस एक समरी क्लास है कि कितना आपको याद है, इसको रिवाइज कर लिया जाए। ठीक, ये हो गया हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने जब हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने किया, उसको फिर हमने कहा इसको पॉलिनोमियल मेथड या पावर सीरीज से इसको फिर हमने सॉल्व किया है। पॉलिनोमियल मेथड या पावर सीरीज मेथड से, और क्यों कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ वाई है, इसको a0 प्लस a1y1 प्लस a2y2 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ये अगर देखा जाए ये y के पावर का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। y के पावर्स का ये लीनियर, इसका भी लॉजिक है कि इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा जा सकता है, ऐसे ही रैंडमली नहीं लिख दिया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसी पावर सीरीज को लिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, एक f पता है हमें, फिर हमने एक बार df बाई डी वाई निकाल दिया था इसी से, फिर d2f बाई डी वाई स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसी में लाके पुट कर दिया था, और फिर कोफिशिएंट्स को 0 करके रिकर्सिव रिलेशन निकाला था। कोफिशिएंट्स को 0 करके रिकर्सिव रिलेशन निकाला था, किसमें, कोफिशिएंट्स में रिकर्सिव रिलेशन निकाला था। तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए, जो उसके मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बता रहे हैं, डिटेल में आपको बताया जा चुका है। फिर जब इसमें वैल्यू रखा, फिर मैंने कहा था कि y के पावर k का जो कोफिशिएंट है, y के पावर k का जो कोफिशिएंट है, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, k+1। कैसे किया है डिटेल में क्लास में बताया जा सकता है। ठीक, k+2 कोफिशिएंट k+2 प्लस अल्फा बाई बीटा -1 इंटू 2k ak इज इक्वल टू 0। ये y के पावर k जो आएगा उसका कोफिशिएंट कब, जब इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, और इसी इक्वेशन में पुट करके सारे अलग अलग कोफिशिएंट्स को y के पावर्स को 0 करें, तो एक जनरलाइज्ड ये लिखा जा सकता है। ठीक, जहां पे k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, या फिर इसके बाद हमने कहा जब इसको बराबर 0 लिख सकते हैं, तो यहां से k+2 की भी वैल्यू लिखी जा सकती है। कैसे, k+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा बाई बीटा, इधर सफलिंग है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 2k, सिंपल मैथमेटिक्स है क्लास 8th का, डिवाइडेड बाई k+1 k+2 ak। इसे हमने कहा था, इसे कहते हैं रिकर्सन रिलेशन। क्या, रिकर्सन रिलेशन। अब ये रिकर्सन रिलेशन हमें पता चल गया, लेकिन इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मतलब ये क्या है कि सिंपल एक कोफिशिएंट पता दूसरे कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं, यही कहते हैं रिकर्सन रिलेशन, के की वैल्यू डिफरेंट रखते जाइए, निकालते जाइए। लेकिन इसमें समझने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके लिए कि कैसे इस पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसके पहले इसको ठीक से समझना होगा कि है क्या।
ये जनरलाइज फॉर्म था उस कोफिशिएंट का। तो अगर k इज इक्वल टू 0 रखते हैं, k इज इक्वल टू 0 रखते हैं, k इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या आएगा? k इज इक्वल टू 0 मतलब k इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a2 आएगा, a2 माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 अपॉन, अगर 0 है कि तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 2, और ये हो गया a0। ठीक, इसी तरह अगर हम k इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, अगर k इज इक्वल टू 1 लिखें, क्योंकि 0, 1, 2, 3 देख के लिखते हैं क्या, आखिर बेसिकली कोफिशिएंट्स मिल रहे हैं। अगर k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस 1, क्या रखा है? 1 रखा है, तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, ए 1 रखा है तो यहाँ 1 आएगा। इसी तरह आगे अगर सारे कोफिशिएंट्स को इसी फॉर्मूले में बैठा के लिखते जाएं, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए समझना जरूरी है। a इज इक्वल टू 3 हो गया, अब फिर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 आएगा, बराबर ये कुछ लिखा जाएगा, ये आएगा, और कोफिशिएंट यहाँ आएगा क्या? a2। उसी तरह k इज इक्वल टू अगर 3 रखें उसी रिकर्सिव में, तो ये 3 प्लस 2 5 कुछ आएगा, एक कांस्टेंट, फिर बाहर आ जाएगा, 3 रखा है तो a3 आ जाएगा। इसी तरह k इज इक्वल टू अगर 4 रखा जाए तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, और जो चीज़ समझनी है वो इम्पोर्टेंट है, और ये हो गया a4, तो k4, और अगर 5 रख दिया जाए k5 तो 5 प्लस 2 7, और कुछ कोफिशिएंट आएगा और कोई ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 5 रखा a5, मतलब कहने का है जो यहाँ रहेगा उससे 2 ज़्यादा यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा उससे 2 ज़्यादा यहाँ रहेगा, या दूसरे शब्दों में जो यहाँ रहेगा उससे 2 कम यहाँ रहेगा। ठीक है, तो जो है, तो इस तरह से हमने सारे कोफिशिएंट लिख लिए। अब इसको देखिए, एक बार ऑड को और एक बार इवन को और एक बार ऑड को देखिए। a2 क्या है? a0 का फंक्शन है, ठीक, और a4 क्या है? a2 का फंक्शन है। इसका मतलब a4 किसका फंक्शन हुआ? a0 का। देखिए a2 चूंकि a0 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, उसी तरह देखो फिर नेक्स्ट स्टेप में a4, केवल ऑड को देखना है, a4 a2 पे डिपेंड कर रहा है। दूसरे शब्दों में अब चूंकि a2 a0 पे, इसका मतलब a4 a0 के टर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह देखा a6 a4 पे, a4 a2 पे, a2 a0 पे। इसका मतलब है किसी भी ऑड को इवन, किसी भी इवन कोफिशिएंट को a0 के फंक्शन के फॉर्म, a0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है इफ वी न्यू a0 we could produce, if we knew a0 we could produce a2, a4, a6, a8, any even coefficients of this series. Similarly, अब वैसे देखो, if we know a1 then we can produce a3, a5, a7, a9, मतलब odd set. First was even set, second was odd set. इसका मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट इवन पावर के अगर देखा जाए सीरीज में, जो इवन पावर के जो कोफिशिएंट हैं एक सेट बना रहे हैं, और जो ऑड पावर y के, ये सब किसके कोफिशिएंट है? y के किसी पावर k के कोफिशिएंट है। तो जब ये इवन पावर है उसका जो कोफिशिएंट एक सेट बना रहा है, और जब ये ऑड है तो उसका जो कोफिशिएंट एक सेट बना रहा है। और ये बात लॉजिकल भी है, ये होना भी क्यों? क्योंकि जो फाइनल सोल्यूशन होना है उसको या तो सिमेट्रिक होना है या तो एंटी सिमेट्रिक होना है। क्यों? ये इसका कारण आपको बताया है मैंने,
कि फाइनल जो सोल्यूशन वेव फंक्शन का होगा या तो सिमेट्रिक होगा या तो एंटी सिमेट्रिक होगा। अब ये कोफिशिएंट कैसे उस पर इंपैक्ट डालते हैं ये बताते हैं आपको। तो ये हो गए सारे ऑड और इवन कोफिशिएंट्स। चूंकि हम ये जानते हैं कि जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन आप साई निकाले एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है, ठीक। और y क्या है? और y क्या माने हैं? अंडर रूट बीटा एक्स। दूसरे शब्दों में आप जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन निकाले हैं वो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस, इसको स्क्वायर कीजिए, बीटा इस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। एक्स सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं ये पता है। जब एक्स को किसके, एक्स बराबर 0 के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। तो ये x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। कौन? एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो है एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन वो x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। इसका मतलब जो इसके साथ फाइनल सॉल्यूशन में इसके साथ y का एक फंक्शन लगा हुआ वो सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक। अब वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट इवन है या ऑड है उस पावर सीरीज के, तो वहां इंपॉर्टेंट रोल है उसका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A0 के साथ क्या था? इवन सेट था। A2, A4, A6 अगर ऐसे लिखें, ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब अगर इवन कोफिशिएंट्स 0 के बराबर नहीं हैं तो उस केस में जो ऑड कोफिशिएंट होंगे वो A1, A3, A5 ये सब 0 के बराबर होंगे, ठीक। एक सॉल्यूशन में इस तरह आएगा और दूसरे सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर A1 इज नॉट इक्वल टू 0, A3 इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे करके है, इवन सेट 0 के बराबर नहीं है, उस केस में ऑड सेट जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे। तो एक केस में फंक्शन सिमेट्रिक होगा, एक केस में फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा। ओवरऑल फंक्शन जो सॉल्यूशन आएगा सब बताया गया है आपकी क्लास में डिटेल में। अब जो इस पे क्वेश्चन बनेगा, अगर नेट गेट जो भी आप दें कहीं भी अगर ये क्वेश्चन बने, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताते हैं, ऑब्जेक्टिव तो अलग तरीके से बनाया जाएगा। इवेलुएट, अगर ऐसा पूछा जाए, इवेलुएट A3 एंड A5, इवेलुएट A3 एंड A5 इफ A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इवेलुएट A3 एंड 5 if फॉर arbitrary alpha and beta, what ratio of alpha and beta will make A3 is equal to 0, what ratio, और नेक्स्ट है what ratio of alpha and beta will make A5 is equal to 0 but A3 is not equal to 0.
इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बना है, इसको मैंने सब्जेक्टिव कर दिया क्वेश्चन को, जिससे समझ में, लेकिन इसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो अगर रिकर्सिव रिलेशन नहीं समझे रहेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या? ए के प्लस 2 माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस 1 माइनस 2k अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 ए के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, चूंकि ए पहले देखना, इवेलुएट A3 एंड A5 इफ A1 इज इक्वल टू 1। पहला, फॉर आर्बिट्रेरी अल्फा एंड बीटा। इसको अप्रोच कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व देखा है मैंने, हमारे पीजी के स्टूडेंट जो हैं वो थियोरेटिकल रटने वाला तो खूब अच्छे से रट्टा मार लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जो उनकी क्वांटिटेटिव स्किल, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। आने वाले लेक्चर में पता चलेगा वाई के क्या क्या और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इसलिए कैसे अनसिन क्वेश्चन हो, कौन सा पिछला रिपीट पहले साल का क्वेश्चन देख के वही सर 10-5 साल का पढ़ के चले गए आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए क्वेश्चन को टैकल करने की एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। तो जैसे अगर यही एक क्वेश्चन आ गया तो कैसे किया जाएगा? तो पहले कोफिशिएंट निकालने का रिकर्सिव फॉर्मूला याद है, तो लिखिए A3 कहाँ होगा? A3 मतलब सब 3 है, तो यहाँ पे अगर k इज इक्वल टू अगर 1 रख दे, k इज इक्वल टू 1 रख दे, तो ये k इज इक्वल टू 1 रखेंगे। क्यों? A1 पता है, A1 पता है, 1 रखा तो k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे अगर तो 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस 1 माइनस 2 के 1 रखे हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 1 प्लस 2, और ये हो जाएगा A1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना है, तो बता रहा हूँ सब्जेक्टिव बना के, लेकिन ये तो 2 मिनट का सवाल है। अब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये चूंकि ये 1 है, A1 की वैल्यू अब पता है आपको 1 है, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अगर सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा -3, ये माइनस है बाहर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा बाई बीटा अपॉन 2, और ये 3, ये 6 हो जाएगा। यही आना चाहिए, A3 हो गया। इसी तरह अगर k इज इक्वल टू 3 रखिए, तो यहाँ आपने एक A3 निकाल लिया, अब A5 ने k इज इक्वल टू, अगर यहाँ 5 करना है तो यहाँ 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस 2 5, तो k इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा ये 5 इज इक्वल टू, यहाँ रखिए माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस 1 माइनस 2 इंटू k3 माने हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या है k प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1, k प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2, k मत 3 है तो यहाँ 3। ठीक, अब A3 आप निकाल चुके हैं इसके पहले स्टेप से, मतलब यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ ला के रखनी है, बस A5 निकल जाएगा। अब ये देखिए 3 इंटू 2 6, और 6 -6 और -1 -7, और ये प्लस, तो +7 माइनस अल्फा बाई बीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, और 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 4 20 हो गया। और चूंकि A3 की पता है क्या, 3 माइनस अल्फा बाई बीटा अपॉन 6। अच्छा सवाल सॉल्व करने के लिए इनको नंबर्स देते हैं और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3 फ्रॉम दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन, जिससे अगर कोई एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ऑनेस्टली चेक करता है, अगर देख कर पढ़ कर, तो वो समझे कि आप कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका A3 और A5 हो गया, वैल्यू पता चल गई। लेकिन जो अब आपको पूछा गया है, नेक्स्ट स्टेप है कि व्हाट रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा विल मेक A3 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखा, आप देखिए A3 की वैल्यू कौन सा अल्फा बाई बीटा करेगा, A3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस अल्फा बाई बीटा बाई 6,
तो A3 0 कब होगा? जब ये वाला टर्म 3 है तो ये भी 3 के बराबर हो जाए, मतलब अल्फा बाई बीटा 3 के बराबर हो जाए। इसका मतलब तो इस वाले का रेशियो है कि कब ऊपर का साफ कर देते हैं, हाँ, तो किस वैल्यू पे A3 0 हो जाएगा? तो ये जो A3 निकाला है, मतलब ये 0 होने के लिए 3 माइनस अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए। इम्प्लाइज दैट अल्फा बाई बीटा अगर 3 के बराबर हो जाए तो A3 ये क्या हो जाएगा? A3 0 हो जाएगा। ठीक, ये एक आंसर हो गया। दूसरा, व्हाट रेशियो अल्फा बाई बीटा विल मेक A5 इज इक्वल टू 0 बट A3 इज नॉट इक्वल टू 0? ये कैसे निकलेगा? अभी यहां कर दिया तो ये आसान लगेगा। कैसे कि यहां देख लिया जाए किस वैल्यू, A3 तो अल्फा बाई बीटा 3 के बराबर है, लेकिन अब दूसरे में देखो A5 को 0 करना है, लेकिन A3 0। वो कब होगा? जब अल्फा बाई बीटा की वैल्यू 7 के बराबर हो जाए तो ये वाला टर्म 0 जो A5 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 7 के बराबर हो तो ये 0 नहीं होगा। ठीक, A3 0 नहीं होगा। अगर इस पे 7 लिख दिया तो ये A3 0 नहीं होगा। लेकिन अगर A5 में देखो, अगर अल्फा बाई बीटा को 7 कर दिया जाए तो मतलब फॉर A5 इज इक्वल टू 0 बट A3 इज नॉट इक्वल टू 0। ये किस कंडीशन में होगा? अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 7। ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, ध्यान से पढ़िए, करिए। रेस्ट हम लोग तो हैं ही। ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ था कि अब पावर सीरीज, ये कोफिशिएंट का डिटेल है बता दिया, कोफिशिएंट्स को कैसे एलोबरेट करना। इतना नहीं, आपको बस रिकर्सिव रिलेशन जानना, और रिकर्सिव रिलेशन जानने से नहीं होगा ना। रिकर्सिव रिलेशन एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा, तो रिकर्सिव रिलेशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कोफिशिएंट आप निकालना जानते कि नहीं, ऑड सेट इवन सेट आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में डिफरेंस है, इस बताया है मैंने। एंटी सिमेट्रिक कौन सा सेट जनरेट करेगा कोफिशिएंट, कौन सा सिमेट्रिक सेट जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया है कि अब चूंकि ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी भी कोफिशिएंट ज्यादा है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन लगाए, मतलब ये आप साई, अब आपके पास जो सोल्यूशन है वो ये है, एफ वाई अभी निकाला नहीं, एफ वाई आपने क्या है, और एक है एसिम्प्टोटिक माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का एक कंडीशन बताया कि ये अब एफ वाई, चूंकि अगर वाई जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरह y2 y3 y4 y11 1 लाख 2 लाख ऐसे, तो वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता जाए तो उसके बाद क्या होगा, एफ वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इंप्लाई करता है। ठीक, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा कंडीशन और क्यों लगाते हैं ये भी बताया है आपको, कि जो रिकर्सिव रिलेशन का जो न्यूमरेटर है अल्फा बाई बीटा -1 -2 के, ये जो है ये बोला है, कोफिशिएंट निकाल रहा है इधर कोफिशिएंट, तो यानी कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया जाए कि इस तरह के की वैल्यू सेट की जाए कि कुछ में ये न्यूमरेटर 0 हो जाए। न्यूमरेटर 0 तो नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड हो जाएंगे। इसका मतलब मान लो किसी न्यू या एन, के इज इक्वल टू न्यू कोई लोग लिखते हैं या कोई लोग एन लिखते हैं, कई सारी बुक्स में लिखते हैं। तो इसके लिए अगर ये माइनस अल्फा बाई बीटा -1 के किसी न्यूथ वैल्यू के लिए, मीन्स टू न्यू, हम न्यू लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ये 0 हो। दूसरे शब्दों में अल्फा बाई बीटा की वैल्यू 2 न्यू प्लस 1 हो। इस केस में क्या कर सकते हैं हम कि पावर सीरीज को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ा है। उसके बाद हमने इसके बाद हर्माइट पॉलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, और वो जनरेटिंग फंक्शन से हर्माइट पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डिफरेंट हार्माइट पॉलिनोमियल दे दे कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के सॉल्यूशन से बनेंगे, कौन सा पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, तो उसको देखने का तरीका अगले लेक्चर, कल के लेक्चर में आपको
बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद।